माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प कर रहे हैं गीता हाथ में लेकर कि जो गीता आज पूज्य महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने दी है उसको हम पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने आत्मसात करेंगे। भूल कर भी कोई भूल हो ना, हम चले न दाता कमजोर हो ना। दूर अज्ञान के वो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के वो अंधेरे, तू हमें अपना मन बदले की होना। बीकानेर जिले से डूंगरगढ़ जो तहसील है वहाँ आपका आश्रम है। आपका ध्येय है कि राजस्थान में गीता को, जो हमारी एक धार्मिक विश्व की सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है, विश्व के कई यूनिवर्सिटियों में गीता का अध्ययन होता है और जहाँ मैनेजमेंट के कोर्स हैं वहाँ तो गीता अनिवार्य कर दी गई है एक सब्जेक्ट। ऐसी स्थिति में अपने राजस्थान में भी गीता को पाठ्यक्रम से जोड़ने के लिए आपका जो मिशन चला है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सभी का, तीनों संतों का और हमारे संस्था प्रधान महोदय हरीश जी रोहत साहब का भी मैं विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र की युवा पीढ़ी आपके जो सामने बैठी है उनको अपने सुंदर प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे सामने विराजमान मेरे सभी भाई बहन, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। अभी शास्त्री जी ने एक बहुत सुंदर सा शब्द का प्रयोग किया था, ज्ञान का दीपक। ज्ञान का दीपक यानी यहां जिस परिसर में हम बैठे हैं ये ज्ञान मंदिर है। विद्यालय क्या होता है? मंदिर होता है। और यहां पर हम क्या प्राप्त करने आते हैं? ज्ञान। इस संसार में 3 प्रकार का ज्ञान होता है। सबसे पहला ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान। कौन सा? इंद्रिय जनित ज्ञान, जो हमें कानों से सुनाई देता है और आंखों से दिखाई देता है। जैसे आपने आंख से देखा कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। किसने दिखाया? आंख ने। दूसरे, इससे थोड़ा सा ऊपर का एक ज्ञान होता है, एक दूसरा लेवल ज्ञान का, जिसको हम कहते हैं बुद्धि जनित ज्ञान। क्या कहते हैं? लड़के नहीं बोल रहे हैं, क्या कहते हैं भाई? बुद्धि जनित ज्ञान। बुद्धि जनित ज्ञान क्या होता है? बोले जो आंख से दिखा है उसको चैलेंज करता है। बुद्धि चैलेंज करती है। आंख ने देखा कि सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है, पर बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि सूर्य उदय अस्त होता है क्या भाई? बोलो ना। नहीं होता तो क्या होता है? शाबाश, ताली बजाओ इस बेटी के लिए। बुद्धि क्या कहती है? सूर्य उदय अस्त नहीं होता, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। ये कौन सा ज्ञान है? ये बुद्धि जनित ज्ञान है। जो आंख ने दिखाया उसको चैलेंज किया बुद्धि ने कि ऐसा नहीं होता। जैसे एक भरे हुए पानी के ग्लास में आप चम्मच को डाल दो, आपकी आंखों से वो पानी के अंदर का जो हिस्सा है चम्मच का, वो क्या दिखेगा? टेढ़ा दिखेगा। घर जाकर के प्रयोग करना। भरे हुए पानी के ग्लास में चम्मच को डाल देना, अंदर का हिस्सा टेढ़ा दिखेगा। ये कौन दिखा रहा है? आंख दिखा रही है। पर बुद्धि क्या कहती है? चम्मच टेढ़ा है क्या? चम्मच टेढ़ा नहीं है। बुद्धि कहेगी भैया चम्मच तो अपने पोजीशन में ही है, बस टेढ़ा दिखाई दे रहा है। इससे
ऊपर का एक ज्ञान जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। क्या कहते हैं? आत्मज्ञान। इस दुनिया में यहां जितने बच्चे बैठे हैं 1400 की लगभग संख्या गुरुजी बता रहे थे। इन 1400 बालकों में 85% बच्चे इंद्रिय जनित ज्ञान में जीते हैं। उनमें फिर 5% बच्चों की संख्या, 10% बच्चों की संख्या आ जाती है जो बुद्धि जनित ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि उनकी बुद्धि जागृत हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करना क्या नहीं करना, ये उन 10% बच्चों को भी समझ में आ जाता है। फिर उनमें से 5% या 3% या 2% बच्चे निकलते हैं जिनको आत्मज्ञान का अनुभव होता है। आपकी बेसिक नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, इस दुनिया में 85% लोग शरीर के नीचे के हिस्से से काम करते हैं, यानी कि मेहनत और मजदूरी करते हैं। 15% या 10% लोग ऐसे हैं जो इस ब्रेन को यूज करते हैं और शरीर के इस ऊपर के हिस्से से काम करते हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से यह है, आप 85% की भीड़ में सम्मिलित होना चाहते हो कि उन 15% लोगों में सम्मिलित होना चाहते हो? बोलो ना सब। वाह, कहने में कितना सरल है ना 15%, पर क्या कहने से ऐसा हो जाता है क्या? उन 15% में अब मैं आपसे पूछूं कि आप भीड़ में चलना चाहते हो कि भीड़ से आगे चलना चाहते हो? बोलो ना। सब भीड़ से आगे चलना चाहते हैं, भीड़ का हिस्सा कोई नहीं बनना चाहता। पर आपको पता भी है कि उस लेवल तक अपने आप को ले जाने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं अभी तक इन 6 महीनों में लाखों युवाओं से, जिसमें IIT, LLB, MBA, मेडिकल कॉलेज, CA, BEd, कितने बच्चों से मैं मिला हूं। मैं आप सबके चेहरे को देख करके, आपकी फेस रीडिंग करके, मैं कागज पर आपकी सफलता को लिख करके दे सकता हूं। आपकी मैच्योरिटी, आपकी गंभीरता ये बता देती है कि आपके अंदर में जिज्ञासाएं कितनी हैं, आप अपने आप को लेकर के गंभीर कितने हैं, आप अपने जीवन का मूल्य समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो आज का ये सत्र जो है ना, ये केवल लाइफ की इंपॉर्टेंस के लिए है। ये सत्र जो है वो केवल हमारी लाइफ की सुंदरता के लिए है। आप में से कोई मुझे बता सकता है लाइफ का सबसे बड़ा रूल, सबसे बड़ी चीज क्या होती है जिसके पीछे हम दौड़ते हैं, जिसके लिए ही सारा काम करते हैं? सबसे आवश्यक चीज क्या है जिसके लिए आदमी हर काम करता है? बोलो बेटा, बताओ, तुम बताओ। पैसा है? क्या बोले बेटा आप? मेरी बेटी बोल रही है सर पैसा, ऐसा ही बोला ना? हाँ, ये इसने पहली बार नहीं बोला। अभी भी मैं एक स्कूल में कार्यक्रम करने गया था, तो एक लड़का था, नाम था उसका वरुण। तो मैंने पूछा उससे कि वरुण तुम क्या बनना चाहते हो? तो वरुण ने कहा सर मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कितना पैसे वाला? बोले सर 20 मोबाइल हो, 20 गाड़ी हो और 10 मेरे पास बंगलो हो, घर हो बड़े बड़े। 10 मोबाइल, 20 गाड़ी, 20 बंगलो हो, इतना पैसे वाला। तो मैंने एक लड़की से भी पूछा, मैंने कहा बेटा तू क्या बनना चाहती है? बोले सर वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूं? अब वरुण इतना पैसे वाला होगा तो मुझे और कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है, बस इसकी पत्नी बन जाऊं काफी है। तो बस इतना ही हंसना है, अभी बहुत हंसना है। तो आज हमको लाइफ की इंपॉर्टेंस समझनी है, हमारी लाइफ कैसे सुंदर हो सकती है। मैं इतनी सी देर में जब से मैं 15 मिनट से यहां बैठा हूं, जितने चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, पीछे के चेहरे मुझे दिखाई नहीं दे रहे, पर जितने फेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपकी फेस रीडिंग कर ली कि आप अपने लाइफ में कहां तक जाने वाले हो, आप कितनी रेस के घोड़े होने वाले हो। क्योंकि
इतना अनुभव मुझे हो गया है। आपके माता पिता को भी आपके बारे में अनुभव हो गया होगा कि मेरा बेटा कहाँ तक सफल होगा। जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ना, उनको भी ये पता है भली भांति कि कौन सा बच्चा कहाँ तक जाएगा, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी, आपकी गंभीरता, आपकी काबिलियत, आपका उठना बैठना, बोलना चलना, देखना, ये सारी चीजें ये बता देती है कि आप कितनी लंबी रेस के घोड़े हो। अभी एक पिता अपने बेटे को धनाधन पीट रहा था, पिटाई कर रहा था। मैंने कहा सर पीट क्यों रहे हो? बोले महाराज कल इसका रिजल्ट आने वाला है। मैंने कहा रिजल्ट तो कल आएगा, आज क्यों पीट रहे हो? बोले कल मैं कोई बाहर गांव जा रहा हूं, कल मैं बाहर गांव जा रहा हूं और मुझे पता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, मुझे अनुभव है इस बात का, मैं जानता हूं अपने बेटे को। तो कुछ सूत्र आज मैं आपको देना चाहता हूं, और मेरे ये सूत्र, मेरा ये प्रवचन, मेरी ये बातें सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो वास्तविकता में अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं, जो भीड़ से आगे चलना चाहते हैं, वास्तव में जो लीडरशिप करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं। मेरी ये स्पीच सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए मेरी स्पीच नहीं है। तो वास्तविकता में आप सफल होना चाहते हैं, बोलो ना, अपने आप को वट वृक्ष के रूप में, बड़े रूप में देखना चाहते हैं, इसके लिए कुछ सूत्र होते हैं। केवल हाँ करने से नहीं होता, इसके लिए अपने आप को तपाना पड़ता, अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। तो पहले आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, स्कूल से जाने के बाद घर पर 4 घंटे कौन पढ़ता है? ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से, जो स्कूल से घर पर 4 घंटे पढ़ता हो। चलो एक बार आप अपने लिए ताली बजाओ। अब ये पूछो कि ये ताली क्यों बजवाई? कम से कम आपके अंदर में ईमानदारी का गुण है, आपने झूठा हाथ ऊपर नहीं किया। ये ईमानदारी आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगी। अब मुझे ये बताओ, 4 घंटे छोड़ो, 3 घंटे कौन पढ़ता है घर पर? 3 घंटे भी नहीं पढ़ते। अच्छा 2 घंटे कौन पढ़ता है घर पर? चलो 2 घंटे, कुछ हाथ ऊपर हुए, 10-20 हाथ ऊपर हुए। ईमानदारी से 2 घंटे पढ़ते हो बेटा आप? क्या नाम है आपका? हिमांशी। 2 घंटे पढ़ते हो आप? पूरे पूरे हाथ ऊपर करो ना, दिखाई नहीं पड़ता। 2 घंटे वाले सिर्फ 6-7 हाथ ऊपर हुए हैं। अच्छा अब ये तो बताओ 1 घंटे कौन पढ़ता है? देखो, चलो हाथ नीचे, मुंह नहीं खोलना है, बोलना नहीं है। अब एक बात आप अपनी किताब में लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, जो स्कूल से जाने के बाद में 4 घंटे घर पर पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आगे जाकर उनको भीड़ का ही हिस्सा बनना है। वो भीड़ से आगे चलने वाले नहीं बन सकते, किसी भी प्रकार से नहीं बन सकते। अगर आपको भीड़ से आगे चलने वाला बनना है तो स्कूल में 5-6 घंटे पढ़ाई होती है, उसके बाद में घर पर जाकर भी कम से कम आपको 4 घंटे की पढ़ाई चाहिए। 4 घंटे आप पढ़ो। हमारे सनातन धर्म में जीवन को 4 भाग में बांटा गया है। 100 डिवाइडेशन 4 कितना होगा? बोलो ना। 25 वर्ष। यानी कि जो बच्चे 15-16 साल के हो गए हैं, इससे ऊपर के मुझे ज्यादा दिखाई नहीं देते, 15, 16, 17, 18 वर्ष, यानी कि आपके पास में लगभग 5 या 7 वर्ष का समय है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। आपके पास में 7 वर्ष का, 5 वर्ष का समय है अपने आप को सक्षम करने के लिए। इन 7 वर्षों को अगर आपने गंवा दिया तो आप आज कही हुई मेरी बात को सदैव याद करेंगे। आगे का 75 साल का जो आपका जीवन होगा वो बहुत ही दुखदाई और तकलीफ देने वाला होगा। अगर इस समय की कीमत आपने नहीं समझी तो आज हमारे लड़के फैशन और व्यसन, और हमारी बेटियां बुक्स पे ध्यान नहीं है, लुक्स पे ध्यान है। ध्यान किस पे देना है? बोलो ना। बुक्स पे
और ध्यान किस पे है? लुक्स पे। तो आज लुक्स पे ध्यान दोगे ना तो आगे जाकर के लुक्स बिगड़ जाएगा। हमारे सर बीकानेर में एक बार एक कलेक्टर साहिबा आई, आपने भी शायद नाम सुना होगा, आरती डोगरे। नाम सुना है? नहीं सुना? आज घर जाकर के गूगल सर्च करना, बीकानेर कलेक्टर आरती डोगरे। अभी वर्तमान में कहाँ है मुझे नहीं पता। आप उनके अगर वो साधारणतः किसी को मिल जाए ना रास्ते में तो लोग केवल उन पर हंसेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? उनका लुक्स तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है और उनकी हाइट जो है वो लगभग 2.5 से 3 इतनी सी है। वो स्टेबल से थोड़ी सी ऊंचाई है उनकी, पर कद की ऊंचाई तो इतनी है, लुक्स भी उनका बिगड़ा हुआ है, पर उनका रियल कद इतना बड़ा है कि जहां पर वो आकर के खड़ी हो जाती हैं वहां पर सबकी बोलती बंद हो जाती है। उनकी एक कलम में, एक साइन में इतनी ताकत है कि वो चाहे तो जिला का जिला ही पूरा बंद हो जाए। उनका लुक्स कुछ भी नहीं है, उनकी हाइट कुछ भी नहीं है, पर उनका खुद का स्टेटस बहुत मोटा है, बहुत बड़ा है। आज हम लोग, मैं देखता हूं लड़कियां तो आइसक्रीम भी खाएगी तो स्टेटस लगाएगी। हाँ, आइसक्रीम भी खा रही है तो स्टेटस लगा रही है। पर आपको रियल में मालूम है स्टेटस किसे कहते हैं? स्टेटस वो नहीं होता जो आप अपने फोन पर लगा रहे हो। स्टेटस वो होता है जो आपने अपने आप का बनाया है। आपका खुद का स्टेटस क्या है? आपने अपने आप को किस रूप में देखा है? आप अपने आप को कहां ले जाना चाहते हैं? अभी हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति जी का क्या नाम है? कौन बताएगा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कहां से आती है बेटा पता है आपको? एकदम गरीब परिवार से आती है वो, आदिवासी क्षेत्र से आती है वो। उनके जीवन में इतनी शिक्षाएं नहीं थी, इतना जो आप लोगों को जितनी सुविधाएं मिल रही हैं इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, आदरणीय अब्दुल कलाम साहब की बायोग्राफी को आप पढ़ेंगे तो एकदम गरीब परिवार से, छत टपकती थी उनकी, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, फिर भी जीरो से शुरू हुआ वो आदमी भारत के उच्चतम पद पर पहुंच गया। किस चीज से? अपने आत्मज्ञान से। हमारे पास इंद्रिय जनित ज्ञान है, पढ़ेंगे लिखेंगे, बुद्धि जनित ज्ञान भी थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाएगा जो जितनी स्टडी और जो जितनी पढ़ाई करेगा, पर उसके ऊपर का जो ज्ञान है जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, वो आत्मज्ञान जो है वो ही हमें भीड़ से निकाल करके 15% लोगों की सूची में खड़ा करता है। वो ही हमें भीड़ से अलग करता है और हमारा एक स्टेटस बनता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बेटा आप खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ। क्या नाम बेटा आपका? नंदिनी। नंदिनी, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, दिल्ली में एक लड़की है जिसका नाम है आरती। क्या आप उन्हें जानती हैं? नहीं जानती? क्यों नहीं जानती बेटा? क्यों नहीं जानती? कभी मैंने नाम नहीं सुना या फिर उनसे आप कभी मिली नहीं है? यही तो कारण है ना। नंदिनी आरती को नहीं जानती क्योंकि उनसे कभी मिली नहीं है, कभी उनका नाम सुना नहीं है। आप मिली नहीं है आरती से कभी। आप इंदिरा गांधी को जानती है? मिली है उनसे? आप कल्पना चावला को जानती हैं? जानती है, मिली नहीं है उनसे। उनसे मिली नहीं है फिर भी उनको जानती है। आरती से मिली नहीं जानती है। इस बात को आप समझ रहे हैं? इंदिरा गांधी का अपना एक स्टेटस है, कल्पना चावला का, लता मंगेशकर का अपना, बैठो बेटा बहुत सुंदर जवाब, उनका अपना एक स्टेटस है। तो उस 15% की सूची में सम्मिलित होने के लिए हमें आत्मज्ञान की और एक जज्बे की आवश्यकता होती है। एक बार आपके जैसे ही कोई गवर्नमेंट स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आ गया। कौन आ गया? गुब्बारा बेचने वाला। तो एक छोटी सी बच्ची ने पूछा कि सर ये गुब्बारा उड़ता है क्या? तो गुब्बारे वाले ने कहा हाँ बेटी उड़ता है। बोले सर ये येलो वाला उड़ता है? बोले ये भी उड़ता है। सर ये पिंक वाला?
बोले ये भी उड़ता है। बोले सर ये ब्लैक वाला, बोले ये भी उड़ता है। बोले सर ये रेड वाला, बोले ये भी उड़ता है। आखिर ने गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटा सारे के सारे गुब्बारे उड़ते हैं, रेड वाला, पिंक वाला, ब्लैक वाला सब उड़ते हैं, क्योंकि गुब्बारे के उड़ने में कलर्स का कोई रोल। गुब्बारा किससे उड़ता है बोलो, बोलो ना जोर से। हवा से उड़ता है या कलर से उड़ता है कि लाल वाला ज्यादा ऊपर जाएगा, काला वाला और ऊपर जाएगा, ऐसा होता है क्या? गुब्बारा किससे उड़ता है? हवा से उड़ता है। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। आप कौन से क्षेत्र से आते हैं, कौन सी जाति से आते हैं, कौन से संप्रदाय से आते हैं, आपके पेरेंट्स माता पिता कैसे हैं, आपकी स्कूल प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, आपके पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं, आपका ड्रेस कोड कैसा है, ये सारी चीजें केवल कलर्स हैं। क्या है? कलर्स हैं। आपकी उड़ान में इन चीजों का कोई भी लेना देना नहीं है। आपकी उड़ान किस में है? बोलो ना, आपकी उड़ान किस में है? आपकी उड़ान आपकी हवा में है, आपकी मन की ऊर्जा में है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, अपने जीवन को लेकर के कितने गंभीर हैं, और आपने अपना एक गोल बनाया है कि नहीं बनाया है। आप सोते हुए स्वप्न देखते हो कि आपके स्वप्न इतने बड़े हैं कि आपको नींद ही नहीं आती है। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। एक आदमी सोते हुए स्वप्न देखता है, एक स्वप्न इतना बड़ा देख लेता है कि वो सो ही नहीं पाता, वो रात दिन अपने स्वप्न के लिए ही मेहनत करता है, वो रात दिन उसी में ही लगा रहता है। तो केवल किसी भी बात के लिए हाँ सर हमें भीड़ से आगे चलने वाला बनना है, हमें सफल होना है, ऐसे कहने से नहीं होगा। अपने आप को मेहनत की भट्टी में पूरी तरह से झोंकना होगा, अपने आत्मज्ञान को अर्जित करना होगा। ये जो समय है इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझो। बार बार शायद ये बातें आपको सुनने को नहीं मिलेगी, पर आप दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर यही होता है कि हमें जिंदगी में कोई एक अच्छी बात मिल जाए जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर दे। आप अगर आगे का जीवन सुखी चाहते हो और अपने राष्ट्र के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आपको जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, आपको अपनी सफलता के बारे में सोचना चाहिए। हमारे गुरुजी हमें एक बात हमेशा कहते थे कि बेटा कभी संध्या काल में एकांत में बैठ करके कभी ऊपर आकाश की तरफ देखो। आपके शहर का क्या नाम है? क्या नाम है? डूंगरपुर। डूंगर का मतलब क्या होता है? पहाड़। कभी पहाड़ को गौर से देखा है? कितना मजबूत और कितनी ऊंचाई उसके पास में होती है। कभी आपका मन नहीं करता कि हम भी इसकी तरह मजबूत हो जाएं और इतने ऊंचे हो जाएं? आप आकाश को देखोगे और उसको छूने का लक्ष्य लोगे तो पेड़ की जितनी ऊंचाई कंफर्म मिल जाएगी, पर आपका लक्ष्य ही पेड़ है तो आप धरती पर रेंगते रहोगे। आप अपने जीवन का मूल्य समझें और अपने जीवन को गंभीरता से जिए। एक स्लोगन मैं आपको बताता हूं, विद्वान पूज्यते स्वदेशे। बोलिए ना, विद्वान पूज्यते सर्वदेशे, राजा पूज्यते स्वदेशे। एक राजा की पूजा कहां होती है? अपने राज्य में, अपने देश में। और एक विद्वान की पूजा वो पूरी दुनिया में जहां जाएगा। आपके पास में कितना धन है, कितना किंगडम है, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके पास में ज्ञान कितना है। और जिस दिन आपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया उस दिन आप सफल हो जाओगे। अब मेरा एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आप लोगों से है। आप सब ने कहा कि हम सफल होना चाहते हैं। दोबारा बोलो, सफल होना चाहते हो ना? अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो ना? कोशिश सब कर रहे हो? तो मैं सफलता की बात नहीं करता, मैं हारने की बात करता हूं। आप में से मुझे कोई जवाब दीजिए कि कोई भी आदमी अगर अपनी लाइफ में फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो उसका एक रीजन अगर आपको देना हो तो क्या देंगे? बोलो ना, फेल होने का कारण क्या होता है?
किसी भी क्षेत्र में कोई आदमी फेल हो जाए, हार जाए, तो उसका रीजन क्या है? जो भी टूटा फूटा जैसा भी जवाब आता, कौन बताएगा? किसी के पास जवाब नहीं। बता बेटा, तुम बताओ। खाली होठ फड़फड़ा रहे हो यार। डरने की बात नहीं है, इतनी हिम्मत तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना कि हमारे अंदर जो भी आंसर है, जवाब है, हम दे पाए। शायद मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कुछ पता पड़ेगा। हाँ बेटा, है जी। मेहनत नहीं की, और अगर कोई मेहनत करके भी फेल हो जाए तो क्या कहोगे? हैं? क्या कहोगे बेटा? किस्मत कहोगे उसे। वाह, ठीक जवाब तो ठीक है आपका। मेहनत करने के बाद में भी फेलियर हो जाए, किस्मत पे ही छोड़ दोगे उसको? हाँ बेटा, आप बताओ। वाह, आपका कहना बेटा। ऋषिका, निशिका के लिए भी ताली बजनी चाहिए, बहुत सुंदर जवाब दिया। बैठो। अब इसका जवाब सुनिएगा, मोटा मोटा जवाब मैं आपको दे दूं। फेलियर होने का कारण, भाई ने कहा मेहनत कम करना। मेहनत कम करने के बाद में भी समझ लो कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए 95 नंबर चाहिए। तो दो मित्र साथ में उस चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक ने 95 लाया और एक ने 94 लाया। 95 वाला निकल गया और 94 वाला रह गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि 94 वाले ने मेहनत नहीं की, उसने भी तो की है ना। इसका किस्मत एक अंग में हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि किस्मत जैसी चीज भी होती है। क्योंकि मेरा जन्म मेरे भारत में हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूं। मुझे भारत जैसा राष्ट्र मिला है, इसलिए मेरी किस्मत है कि मुझे ऐसा राष्ट्र मिला है। पर इस कर्म योग में ये चीज हम लागू नहीं करेंगे। कर्म योग में लागू ये करेंगे कि अगर कोई आदमी फेलियर हो जाता है, उसका एक बड़ा कारण होता है, जैसे देवी ने कहा कॉन्फिडेंस की कमी होना। इसका एक दूसरा अभिप्राय हम जाने। श्री कृष्ण भगवत गीता में एक बहुत सुंदर लाइन कहते हैं, आप सब उसको दोहराइएगा। संशय आत्मा विनश्यति ही। बोलिए तो, लड़के भी बोलो। मौन व्रत है क्या? बोलो, संशय आत्मा विनश्यति ही। एक बार और बोलो। याद हो गया? याद रहेगा? संशय आत्मा विनश्यति ही। संशय मीन्स क्या? संशय मीन्स क्या? अंग्रेजी में इसका अनुवाद करना हो तो संशय का पता तो है, पर हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके बोलने की, होठ फड़फड़ा रहे हो खाली। डाउट। क्या होता है? डाउट। अगर आपको अपने आप को लेकर के डाउट है किसी भी प्रकार का कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर में ये सुविधाएं नहीं है, मेरे पास हेल्प के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है, अपने आप को लेकर आपके मन में अगर डाउट है तो आप फेलियर हो जाओगे। तो सबसे पहला सफलता का सूत्र है, अपने डाउट को क्लियर कर दो। और हमारे मन में ये भाव कभी नहीं आना चाहिए किसी भी काम को लेकर के कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। असंभव जैसा शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। हां, पर उसके लिए जितनी मेहनत, जितने आयाम चाहिए, वो सब आपको इकट्ठे करने होंगे। तो सफलता का सबसे पहला सूत्र क्या है? अपने डाउट को क्लियर करें। मैं ये नहीं कर सकता, ये हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि इंटरेस्ट से ट्रस्ट डेवलप होता है। और इन सारी चीजों को, इस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको अपने लेवल को ऊपर उठाना पड़ेगा। आपको अपने समय का चयन करना पड़ेगा कि मुझे किस समय में क्या काम करना है। और आप लोगों के लिए, विशेषतः आप लोगों के लिए मैं एक सबसे बड़ा सूत्र देना चाहता हूं। जो भी बच्चे सफल होना चाहते हैं वो सुन लें। कल से ही अपनी एक कैटेगरी बनाएं और अपने दोस्तों का चयन करें। किसका चयन करेंगे?
दोस्तों का चयन करें। एक अच्छा दोस्त आपको सफलता के मार्ग पर ले जा सकता है। एक अर्जुन को एक कृष्ण मिले तो महाभारत जैसा बड़ा युद्ध भी जिता दिया। कृष्ण के जैसा 100 दोस्त नहीं बनाने हैं, कृष्ण के जैसा एक दोस्त आपको मिल जाए जो आपको आपकी गलत आदतों से रोके, सही आदत बताए और आपकी मदद करे, आपकी पढ़ाई में मदद करे, आपके साथ में अच्छी बातें करे। चलना यार, साइड में चलकर 2 सूट लगा लेते, कौन देख रहा है। अगर ऐसे दोस्त आपके हैं तो आप अपनी बर्बादी की तैयारी खुद कर रहे हैं, सावधान हो जाना। अगर वास्तविकता में आप सफल होना चाहते हो तो आज से ही अपने दोस्तों का चयन करना कि मुझे कैसे दोस्तों के साथ में रहना है। जो पढ़ाई की, जो उच्चतम शिखर की बात करते हो, उन्हीं दोस्तों के साथ में रहना है। आजकल फिल्मी मीडिया इतने बच्चों को भ्रमित कर रही है। एक फिल्म आई थी 3 इडियट, देखिए आपने? उसमें एक पात्र था रणछोड़ दास, एक आदमी ने उसका रोल निभाया और आपने देखा होगा वो मस्ती कर रहा है, वो मौज कर रहा है, वो ओटपटांग हरकतें कर रहा है और वो फर्स्ट डिवीजन से पास भी हो जाता है और वो कुछ ना कुछ बन भी जाता है। और एक पढ़ने वाले बच्चे को जो रात दिन किताबों का रटन करता, उसको उसमें क्या बनाया? बुद्धू बताया गया। मैं आपसे पूछता हूं, पढ़ने वाला बुद्धू होता है क्या? वो रात दिन पढ़ाई कर रहा है, वो बुद्धू है क्या? नहीं। फिर भी फिल्मों के माध्यम से हमारे अंदर में ऐसी चीजें भर दी जाती है। पढ़ने वाला बुद्धू नहीं होता है, पर फिल्में अपने इंटरेस्ट के लिए सारी चीजें अलग करके दिखा देती है। तो इसमें हमारा आत्मज्ञान हमको बताए कि यार इसमें क्या गलत है और क्या सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सही होता है, पढ़ने वाला सही होता है, मौज मस्ती करने वाला सही नहीं होता है। आज की मौज मस्ती आपको आगे जाकर तकलीफ ही देगी, आपको कोई बड़ा पद नहीं देने वाली है। ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, रियलिटी में इसमें कोई ताल्लुकात नहीं है। रियलिटी में आपकी पढ़ाई ही आपके काम आने वाली है। तो आप अपने आत्मज्ञान को अर्जित करें और अपने दोस्तों का चयन करें कि किन दोस्तों के साथ में हमको रहना है, कौन से दोस्त हमारे लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और कर लूं आपसे, बोलो ना, करूंगी नहीं करूं? तो आप जवाब तो देते नहीं हो। चलो एक प्रश्न करता हूं जिससे मुझे यह भी पता पड़ जाए कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी हो रही है। पूछ लूं? बोलो ना एक साथ में, पूछूं? जवाब देंगे? फास्टली जवाब देंगे? अगर फास्ट जवाब दिया तो मैं सर से आपको बढ़िया सा इनाम भी दिलाऊंगा, पर जवाब फास्ट आना चाहिए, 1 मिनट में आना चाहिए। पूछो? रेडी? मेरा प्रश्न यह है कि 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? सात जीरो। 7 वाले फटाफट हाथ ऊपर करें। 7 जीरो लगेगा। 5 जीरो लगेगा। हाँ, 5 वाले हाथ ऊपर करें तो हाँ। अच्छा, 6 वाले हाथ ऊपर करें। हाँ, देखो लड़कों ने, सारों ने सही जवाब। इन लड़कों के लिए ताली बजाओ भाई। कितने जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। जवाब थोड़ा धीरे आया पर सही आया, इसके लिए आप सबको बधाई। कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो। अब उस 10 लाख के चेक में से अगर मैं 1 जीरो हटा दूं तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? है? रहेगी ना? कितनी? 7 में बोलो कितनी? 1 जीरो और हटाओ, 1 और हटाओ, 1 और हटाओ, 1 और हटाओ, 1 और हटा दो। अब चेक की वैल्यू है? लड़कियां बड़ा मामला गड़बड़ कर रही है। कितनी वैल्यू है चेक की? 1 की। 1 की वैल्यू है ना? अब एक काम करो, जीरो को एज इट इज रख दो और 1 को हटा दो। अब वैल्यू है? नहीं है ना? हमारी जीवन में, हमारी लाइफ में वो एक क्या है जिससे हमारी वैल्यू है? हमारे जीवन में वो एक क्या है जिससे हमारी
वैल्यू है। ध्यान देना, जितनी आप पढ़ाई करोगे नर्सरी से लेकर एमबीए, एलएलबी, बीएड, सीए, जितनी पढ़ाई करोगे, जैसे चेक में जीरो बढ़ते जाएंगे वैसे चेक की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर आधार क्या है? एक है। आप जितनी डिग्रियां लेते जाओगे आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, पर उस वैल्यू का आधार क्या है? एक है। अब उस एक को क्या कहते हैं, वो एक क्या है, और उस एक को जान लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप उन 15% की भीड़ में नहीं, उस 15% से भी आगे निकल जाएंगे जिस दिन आपको वो एक समझ में आ गया कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है और मेरे जीवन का आधार क्या है। आपके सर जिस चेयर पर बैठे कितनी टांगे हैं इसकी? बोलो ना एक साथ में। 4 टांगे। एक टांग निकाल दूंगा तो कुर्सी का क्या होगा? बोलो ना। और सर आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। आप भी अपने जीवन में कहीं पर गिर जाओगे ना तो आपके सर को भी अच्छा नहीं लगेगा, इनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा स्टूडेंट, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा गिर गया, पतन हो गया, फेल हो गया। सर को कभी अच्छा नहीं लगेगा, जैसे सर के गिरना आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस कुर्सी की पहली टांग, 4 टांगे चाहिए कि नहीं चाहिए कुर्सी के लिए? आपके लाइफ में भी आपको सफल होने के लिए 4 टांगे चाहिए। पहली टांग बुद्धि बल। नर्सरी से लेकर ऊंची पढ़ाई आप करोगे तो आपका क्या बढ़ेगा? बुद्धि बल। जोर से बोलो एक साथ में, क्या बढ़ेगा? बुद्धि बल। और आप व्यायाम करोगे, कसरत करोगे, आप युवा हो तो आपका क्या बढ़ेगा? बाहुबल। तीसरा, जब आप कोई काम करोगे, कोई नौकरी सोकरी लग जाओगे तो आपका क्या बढ़ेगा? धन बल। पहली टांग क्या है? दूसरी, तीसरी, चौथी टांग क्या है? बोलो बेटा। हाँ बताओ बताओ बताओ, तो जो जवाब आता। चौथी? हाँ, ताली बजाओ इसके लिए। क्या नाम आपका? सुरभि। तो आप घबरा क्यों रहे थे? इतना सही आंसर आपने दिया है। ये चौथी टांग क्या है? आत्मबल है। ये चौथी टांग वो एक है जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। पहला ज्ञान हमने कौन सा बताया था? ये तो अभी बता, शुरू में पहला ज्ञान कौन सा बताया था? एक साथ में बोलो। इंद्रिय जनित ज्ञान। दूसरा ज्ञान और तीसरा ज्ञान। तो इंद्रिय जनित ज्ञान आपके पास है, बुद्धि जनित ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो। अब तीसरा ज्ञान आपको प्राप्त करना है सफलता के लिए। कौन सा? आत्म ज्ञान। और उस आत्म ज्ञान के लिए आप हजारों किताबें पढ़ते हैं ना, नर्सरी से लेकर एलएलबी एमबीए तक हजारों किताबें पढ़ते हैं ना। आज मैं आपको एक किताब सजेस्ट करता हूं। एक किताब मिलेगी, एक किताब आपको सजेस्ट करता हूं आपके आत्मज्ञान के लिए। और ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। ये भगवत गीता किस किस के घर में है? बेटी आपके घर में नहीं भगवत गीता? होगी। अच्छा, कोई किसी ने पढ़ा इसको कभी? आपने पढ़ा बेटा? अरे वाह। और किसी ने पढ़ा है भगवत गीता को कभी लड़कों में? कभी इस किताब को जाना आपने? एक बेटी ने हाथ ऊपर किया। किसने किया? हाथ ऊपर करो बेटा। आप आगे आ जाओ, आ जाओ बेटा, ताली बजाओ इसके लिए। और जो लड़के बैठे हैं उनमें से किसी ने नहीं पढ़ा? केवल साइड की कटिंग है, जैसे जैसे नाई बीच में सो गया हो। क्या नाम बेटा आपका? आपने पढ़ा? गीता के श्लोक आते हैं आपको? कोशिश करते हो ना। कोई गीता की कोई बात बता सकते हो आप? कोई एक आध बात? मैंने गीता की अर्जुन और कृष्ण की बात अच्छे से ध्यान में रखी थी। ये है ना, कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से आप इसमें बताइए ना सबको, एक कोई भी बात आराम से बता दो, डरना नहीं है। आप भी अर्जुन हो, आप भी अर्जुन हो, आप बताओ सबको क्या बात? मैंने गीता की एक बार ध्यान से पढ़ी थी, लेकिन उसमें कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि है ना, अगर जो दुर्योधन को जब मारते हैं ना,
वो जब गाड़ी का टायर टूटता है, ये बात मैंने पढ़ी थी उसमें, जो नाम मुझे ध्यान से याद नहीं कि वो दुर्योधन ही होता है, लेकिन उसमें कहते हैं कि अगर जब सामने वाला अगर अपन को है ना, क्या कहते हैं उसे, जिसमें जो चालाकी से अगर अपन को मारता है, जो है ना कृष्णा जी भी कहते हैं उसे कि छल करता है, उसे कृष्ण जी भी कहते हैं कि अगर वो अपने साथ छल कर रहा है तो वो जो घाड़ा जो रथ होता है ना, उससे है ना अर्जुन को भी उतार के कृष्ण जी बोलते हैं कि आप इसे है ना रथ से उतर के, आपके हाथ में भी अगर कोई वो हथियार ना हो तो आप उसे मार सकते हो, क्योंकि अगर सामने वाले ने आपसे छल किया है तो अपन भी उससे मार सकते हैं, उसमें कोई छल नहीं होता। इसका मतलब है क्या? सुरभि ने बहुत सुंदर जवाब दिया। ये है दुष्टानाम दुष्टाच, जो हमारे साथ में दुष्टता करता है उसके साथ में दुष्टता करने में कोई अपराध नहीं है। अगर कोई दुष्ट है तो उस दुष्ट को दंडित करने में कोई अपराध नहीं है। आप देखते हो ना, जेल में कई लोगों को फांसी मिल जाती है, तो किसी को मारना तो अपराध है, गलत है, पाप है, पर जिनको फांसी दी जाती है क्या वो पाप है क्या? वो दुष्ट हैं, उन्होंने लोगों को तंग किया है, तो उनको फांसी पर चढ़ाया जाए तो कोई पाप नहीं है। ये एक सूत्र बेटी ने बताया, ऐसे ऐसे हजारों सूत्र, टोटली मैनेजमेंट, आपको कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे देखना, आप अपने आप को कितना डेवलप कर सकते हो, ये भगवत गीता है। ये किसी रिलीजन संबंधित या धर्म संबंधित नहीं है। आप डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनना, आप एक अच्छे इंसान, कामयाब इंसान कैसे बन सकते हैं, ये भगवत गीता है। और इसके सूत्रों को समझना बहुत कठिन है, बहुत बोरिंग सी किताब है। एक पत्ता खोल करके पढ़ोगे ना तो बोर हो जाओगे कि यार ये क्या लिखा हुआ, छोड़ो, नहीं पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ऊंचे लेवल की पुस्तक है। पर अगर इसको किसी ने समझ लिया, इसकी जड़ तक चले गए, इसकी तह तक चले गए और इसके एक एक शब्द को, एक एक बात के अर्थ को समझ लिया, तो दुनिया में और कुछ भी जानने को शेष में नहीं रह जाता। आज दुनिया के 128 देशों में टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर कोई किताब पढ़ाई जाती है तो उसका नाम है, बोलो ना, जितनी भी टॉप पर्सनैलिटीज हैं भारत की। अभी हमने चित्तौड़गढ़ में एक कार्यक्रम किया, तो वहाँ पर एक बच्चे ने, अरमान नाम था उसका, उस अरमान ने मेरे को गीता के 15 श्लोक फटाफट सुनाए। मैंने कहा बेटा आपने ये कैसे सीखा? तो उसने मेरे को बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले सर मैंने अब्दुल कलाम साहब की बायोग्राफी पढ़ी थी, और अब्दुल कलाम साहब की बायोग्राफी पढ़ी तो उन्होंने गीता की बहुत प्रशंसा की है कि अगर वास्तविकता में किसी को सफल होना है तो उसको गीता को पढ़ना चाहिए। और कब पढ़ना चाहिए? बोले जब घर में फ्री टाइम हो, हमारे पास जो समय हम मोबाइल को देते हैं, देते हो ना, बोलो ना, उस समय पढ़ना चाहिए, इसको मोबाइल को नहीं देना चाहिए। तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताना आया हूं कि अगर आप आत्मज्ञान लेना चाहते हो तो प्लीज आप इस किताब को एक बार स्टडी जरूर करें। स्टडी का मतलब इसको समझ लेना पूरी तरीके से कि इसके सूत्र क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आज अगर ये किताब मैं आपको गिफ्ट करूं तो आप लेंगे? हैं? कौन कौन लेगा? हाथ ऊपर करो। पीछे लड़के नहीं लेंगे, है ना? हाँ, जो हाथ ऊपर कर रहे हैं वो ले, जो नहीं कर रहे हैं वो मत ले, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जो हाथ ऊपर कर रहे हैं वो लें। हाँ, आप लेंगे? बेटियां सारी हाथ ऊपर कर लेंगे, किताब लेंगे। ये क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? पक्का? अरे ये तो नहीं कि घर ले जा करके कर लो मम्मी मैं क्या लाई हूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा, इसको कहां रखोगे? हैं? मंदिर में? यही तो गड़बड़ हो जाएगा। आप अपने स्कूल की किताबें मंदिर में रखते हो क्या? तो इसको मंदिर में क्यों रखोगे? कहां रखोगे? और इसको पढ़ोगे कब? फ्री। ऐसा नहीं कि कल स्कूल आओ, सर पूछे बेटा होमवर्क दिखाओ, बोले सर मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा तो नहीं करोगे ना। अच्छी किताबें पढ़ना अच्छी बात होती है। जब आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मोबाइल में दे देते हो जो आपको कुछ भी नहीं देता है, तो क्या 15-20 मिनट अच्छी किताब को नहीं दे सकते? बोलो ना। मैं आपको आकर के इतनी बातें क्यों बता रहा हूं? मैं यहां आया, आप सफल हो जाओगे, किसी बड़े पद पे चले जाओगे, मुझे कोई लाभ होने वाला है क्या? आप अपनी सैलरी मेरे घर पहुंचाओगे क्या?
और ये किताब भी जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये भी मेरे पापा की फैक्ट्री में नहीं छपती है, ये भी मुझे कहीं से डोनेशन लेकर के लानी पड़ती है। एक किताब का 20 रुपया लगता है, और अभी तक मैंने 50 लाख रुपए की किताबें बांट दी है। और 33 जिलों की यात्रा में मेरे महीने का 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा लगता है, यहां तक आपके पास पहुंचने में और आपको इतनी बातें बताने में मेरा बहुत बड़ा धन व्यय होता है। तो मुझे क्या लाभ हो रहा है कि मैं आपको, क्योंकि मुझे अगर कोई पर्सनली पूछे कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, तो मैं यही कहूंगा, मैं सबसे ज्यादा प्यार मेरे राष्ट्र से और मेरे राष्ट्र के बच्चों से करता हूं, यानी कि आप सबसे करता हूं। इसलिए मैं आपके बीच में हूं कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएं, आप अपने जीवन में कभी गर्त में न जाएं, कभी नशे की तरफ न जाएं, आप अपने जीवन में सक्षम हो, बलवान हो, धनवान हो। इसलिए आपको गीता पढ़ना पड़ेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, प्रॉमिस करो, कौन कौन पढ़ेगा? दोनों हाथ ऊपर करें, पक्का? जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सम्मान्य संत श्री भाई श्री संतोष जी महाराज, आज आप इस और साथ में पधारी हुई आपकी सारी टीम, समस्त मेरे स्टाफ साथियों, प्यारे छात्र छात्राएं, मुझे बड़ा हर्ष और गर्व हो रहा है कि दिवाली की छुट्टियों के बाद जैसे हमारा प्रथम दिवस आज है, और इस अवसर पर विद्यालय के शुभारंभ पर आप संतों के कदम इस महाविद्यालय में पड़े। यह महाविद्यालय, यह विद्यालय महारावल विद्यालय की धरती पवित्र हो गई और छात्रों के मन में इतने दिनों से जो किताबों से दूर थे, नशे थी, उनकी सारी धूल मिट्टी साफ हो गई। और हमारे पास बहुत ही कम समय है। मैं हमेशा आपको समय के बारे में बताता हूं कि हमारे पास सिर्फ अभी 2 महीने हैं, 1 महीना अभी नवंबर में फिर खेलकूद शुरू होने वाले हैं 5 नवंबर से, तो हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है। और वही शॉर्ट टाइम आपके पास भविष्य के लिए 6 से 7 साल है, उससे ज़्यादा समय आपके पास मेहनत करने के वाला नहीं है। उसके बाद आप ओवरेज हो जाओगे, कितना भी पढ़ लो, कितनी भी मेहनत कर लो, फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे ही पहले में कुछ मन में शंका थी कि आप भागवत कथा के लिए पधार रहे हैं, तो मेरे मन में काफ़ी संकोच था। मैंने ऑफिस में आपके समक्ष रखा भी, लेकिन आपके प्रवचन सुन के हमारे विद्यार्थी काफ़ी उत्साहित है, पूरा विद्यालय परिवार उत्साहित है। और आपने जब कहा कि 2 महीने बाद पुनः आपसे मिलेंगे, अभी तक तो एक मजाक लग रहा है, लेकिन हम आपसे आश्वस्त होना चाहेंगे निश्चित ही हम 2 महीने बाद दोबारा आपसे मिलेंगे। हमारे विद्यालय के अभी जो दिख रहे हैं वो बहुत कम विद्यार्थी है, पूरे 1500 विद्यार्थियों के साथ। यदि आप पूर्व में सूचना देंगे तो हम छाया की बैठक की अच्छी व्यवस्था करेंगे। आप पुनः पधारें और ऐसी ही जीवन जीने की कला आप निरंतर पूरे राजस्थान में, भारत में और विदेशों तक दे। भगवान आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय गुरुदेव महाराज जी को मैं नमन करता हूँ। सम्मानित मंच, मेरे प्यारे बच्चों, बहनों, भाइयों, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, क्योंकि मैंने देखो, मैं 10वीं पढ़ाई लिखाई की, मैंने सब कुछ किया। मैंने 10 साल बाद मैंने LLB किया है। LLB मैं करने के बाद में, आप समझते हो LLB कौन वकील होता है ना, काला कुत्ता बनता है, काला कोट पहनता है, काला कुत्ता, और जिसकी वकालत चलती है वो झूठ बोलता है। लेकिन मेरी अंतरात्मा में झूठ बोलना नहीं था। सिर्फ 6 महीने मैंने वकालत की छोड़ दी। मैंने कहा अपन वकालत करते हैं झूठ, जब तक मैं झूठ नहीं बोलूँगा तब तक वकालत नहीं चलेगी। तो एक धर्म का रास्ता है, हमेशा सत्य बोलो, और उस सत्य के साथ में मैं चला। तो उसके बाद मैंने वकालत को छोड़ा। मेरे बच्चे 10वीं में पढ़ रहा है, मेरी बेटियां 8वीं में पढ़ रही है। मैंने LLB को छोड़ के LLM किया, फर्स्ट क्लास, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी पढ़ाई की LLM। और जिस समय 2006 में मैंने LLM किया,
तो लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो मैंने नेट का फॉर्म भर दिया। किसी ने, मैंने कहा अपन नॉलेज तो था, मैंने कहा लेक्चरर बनेंगे अपन। मैंने नेट क्लियर की सर, नेट क्लियर। आप देखिए सर, फिर भी मुझे पता नहीं कि मैं नेट, अब नेट क्या होता है, तो यार अपन कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते हैं, अपन लेक्चरर बन सकते हैं। मैंने मेरा बिजनेस छोड़ करके मैं 10,000 में मैंने उदयपुर के एक R&D लॉ कॉलेज है, इसका चित्तौड़ में भी है, वसीम खान की एक कॉलेज है, वो मेरे पास में आया, सर आपकी लिस्ट में नाम देखो, आप नेट है। मैंने कहा भैया मेरे को तो पता ही नहीं। बोले आपने 2006 में एग्जाम दिया था, आप उसमें पास हो गए। वो मेरे को उठा के ले गया, आप मेरे कॉलेज में। मैंने कहा भैया देखो, मैं दुकान चलाने वाला आदमी, वाटर पार्ट्स का बिजनेस करने वाला आदमी, मैं कहाँ पढ़ाऊँगा। बोले नहीं सर चलो आप। देखो बच्चों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। मैंने 1 घंटे की क्लास के लिए 4 घंटे में पढ़ता था और सबसे बढ़िया लेक्चरर बना। बांसवाड़ा लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बना मैं। उदयपुर में कई स्कूलों में लॉ कॉलेज में रहा और अभी GGTU से मैंने अभी मेरा PhD सबमिट किया था। 58 साल में सिर्फ 4 दिन बाकी थे और रजिस्ट्रार ने देखा कि यार ये आदमी कौन है, इतना बूढ़ा आदमी है, इसको ढूंढ के लाओ। बोले आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं कबाड़ी आदमी हूँ सर, इट मीन्स कबाड़ी। तो मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। बोले इस आदमी को वाइवा तुरंत प्रभाव से, ये 58 साल का होने वाला है और इसको थीसिस वगैरह चेक करके तुरंत प्रभाव से मेरे को ऑर्डर निकाल दिया और मेरा वाइवा हुआ। वाइवा में मेरे सामने 5 आदमी बैठे थे। इंग्लिश में 2 घंटे की तैयारी करके गया था मैं और मैंने बोलना स्टार्ट किया, दंग रह गए। नॉलेज था। माफी चाहता हूँ सभी से, पढ़ना की कोई लिमिट नहीं, एज की कोई लिमिट नहीं है, पढ़ना चाहिए आदमी को। थैंक यू महाराज। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प कीजिए। अभी जगदीश जी कह रहे थे कि कोर्ट में गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है अपराधियों से, लेकिन हम ये संकल्प कर रहे हैं गीता हाथ में लेकर कि जो गीता आज मुझे महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने दी है, उसको हम पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने आत्मसात करेंगे। और जिस गीता को भगवान कृष्ण ने महाभारत के भीषण युद्ध में अर्जुन को सुनाया था, उस संदेश को पाकर अर्जुन ने अपनी हताशा को छोड़कर, अपनी निराशा को छोड़कर अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी। ठीक उसी तरह इस गीता को पढ़कर हम भी इसको अपना आत्मसात करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प करेंगे। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।